नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। महाराष्ट्र में मुंबई में गृह मंत्री अमित शाह ने जो शिवसेना उद्धव ठाकरे के बारे में बात कही, उसे सुनकर बीजेपी से दगा करने वाले, बीजेपी का साथ छोड़ने वाले, धोखा देने वाले नेता जितने भी हैं सब चिंता में होंगे। उन्होंने जो कुछ कहा, मैंने आपको कल वीडियो में बताया था, उसके अलावा जो कहा उन्होंने, जो उस समय तक मुझे पता नहीं था, उन्होंने कहा कि किसी को, अपने विरोधी को गली में मारने का क्या फ़ायदा, उसके घर के सामने मारो, यानी मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में हराओ। उसकी ताकत वहीं है। शिवसेना उद्धव ठाकरे की जो ताकत है वो बीएमसी से आती है, वहाँ हराओ तब पता चलेगा। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये नीति या रणनीति ये सिर्फ उद्धव ठाकरे की शिवसेना के लिए है या दूसरे लोगों के लिए भी है जिन्होंने लगभग इसी तरह का व्यवहार किया, हालांकि उस मायने में उस तरह का नहीं, लेकिन कमोबेश उसी तरह का। जनादेश के साथ धोखा किया, बीजेपी के साथ धोखा किया, विचारधारा के साथ धोखा किया। ये तीनों काम उद्धव ठाकरे ने किए, यही तीनों काम नीतीश कुमार ने किए और यही तीनों काम चंद्रबाबू नायडू ने किया। तो मेरा सवाल ये है कि क्या चंद्रबाबू नायडू के साथ भी बीजेपी उसी तरह का व्यवहार करेगी या उनसे व्यवहार अलग होगा? क्योंकि देखिए, राजनीति में जो कहा जाता है कि कोई स्थायी दोस्त और दुश्मन नहीं होता है, और समय बहुत बड़ी चीज़ होती है। समय बहुत कुछ भुला देता है, समय बहुत कुछ ऐसा होता है जिसको भूलने नहीं देता है। तो उद्धव ठाकरे ने जो किया उसको बीजेपी, अमित शाह और प्रधानमंत्री भूल नहीं पा रहे होंगे, ये माना जा सकता है। लेकिन और नीतीश कुमार की आज बात नहीं करूंगा, पहले कर चुका हूं कई बार, तो उनको अभी छोड़ देते हैं नीतीश कुमार को। क्या चंद्रबाबू नायडू ने जो किया 2018 में लोकसभा चुनाव से पहले, उसको बीजेपी भूल गई है। उस समय प्रधानमंत्री ने निजी तौर पर संदेश भेजकर बात करके समझाने की कोशिश की थी चंद्रबाबू नायडू को कि गलत कर रहे हैं आप, इसका नुकसान होगा आपको। और उसके बाद उनसे कहा गया था संदेश भेजकर, ठीक है, आपको लगता है कि आपकी राजनीति के लिए बीजेपी से अलग होना ठीक है, अलग हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी की नीतियों के खिलाफ, सरकार के खिलाफ कुछ भी जो चाहे बोलिएगा, प्रधानमंत्री पर व्यक्तिगत हमला मत कीजिएगा। चंद्रबाबू नायडू ने ये जो है मान भी नहीं रखा, ये बात भी नहीं रखी बीजेपी की। प्रधानमंत्री पर व्यक्तिगत हमला किया। और आज जिस भूमिका में आप नीतीश कुमार को देख रहे हैं, 2018 में उसी भूमिका में चंद्रबाबू नायडू थे। और आपको याद दिला दें, अगर आप भूल गए हों, कि 2019 में आंध्र प्रदेश में जब मतदान हो गया तो चंद्रबाबू नायडू हैदराबाद से चलकर दिल्ली आ गए, यहाँ कैंप कर रहे थे कि अभी रिज़ल्ट आएगा, उसके बाद जो है सरकार बनाने की तैयारी करनी है, किसको किसको साथ लेना है, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, किसको कितना मिनिस्ट्री का कोटा मिलेगा, ये सब योजनाएं बन रही थी, इसकी तैयारी हो रही थी। कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनेगी, ये लगभग तय हो चुका था। वही चंद्रबाबू नायडू, उसके बाद उनका जो हश्र हुआ उस चुनाव में हुआ, और उसके बाद से लगातार आज हालत ये है कि उनके सामने राजनीतिक अस्तित्व का संकट खड़ा है। इसके बावजूद कि राज्य में इस बुरी हालत में भी उनको 39% वोट मिले। 39% वोट पाने वाली पार्टी राजनीतिक रूप से हाशिए पर जाने को खड़ी हो, ये बहुत ही रेयरली देखने को मिलता है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू के साथ ऐसा हो रहा है। क्यों हो रहा है? उसके 2-3 कारण हैं। एक, उनके कार्यकर्ताओं में और जो सेकंड रैंक के नेता हैं और उससे नीचे के नेता हैं, उनमें भारी निराशा है। उनमें पार्टी के भविष्य को लेकर चिंता है। जो हालत कांग्रेस में है वही कमोबेश टीडीपी की है आंध्र प्रदेश में, कि वहाँ नेताओं को लग नहीं रहा है कि इस पार्टी का कोई भविष्य है। चंद्रबाबू नायडू ने कोई लीडरशिप डेवलप नहीं की। जो उन्होंने किया, उन्होंने अपने बेटे को आगे बढ़ाया, नरा नायडू को, और उनकी लीडरशिप एक्सेप्टेबल न तो पार्टी कैडर में हुई न आम जनता में हुई। तो अब उनके सामने एक बड़ा संकट आ गया है लीडरशिप वैक्यूम का। ये चुनाव जो 2024 का होगा, ये उनका आखिरी चुनाव होगा चंद्रबाबू नायडू का। राजनीतिक रूप से उसके बाद सक्रिय रहेंगे, इसमें बड़ा शक है। तो पार्टी को कैसे रीजुविनेट करें, उनको कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा है।
वो बार बार संदेश भिजवा रहे थे भारतीय जनता पार्टी को कि गलती हो गई, सुधारने को तैयार हैं, फिर से साथ आने को तैयार है। बीजेपी बात करने को तैयार नहीं थी। चंद्रबाबू नायडू और प्रधानमंत्री की बात 3-4 साल बाद अभी अगस्त 2022 में हुई, जब आज़ादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम के लिए सभी पार्टियों के नेताओं को न्योता गया था, तो उसमें चंद्रबाबू नायडू को भी गया था, टीडीपी को। वहाँ पर उनसे प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात हुई, तो वहाँ बर्फ़ पिघलने के संकेत मिले कि भाजपा और टीडीपी में संबंध फिर से रिवाइव हो सकते हैं, फिर से वो चैनल खुल सकता है दोस्ती का। प्रधानमंत्री के इस आश्वासन के कारण उन्होंने चंद्रबाबू नायडू से कहा कि आगे आप जब भी दिल्ली आएँ और मिलना चाहेंगे तो मुलाकात होगी। चंद्रबाबू नायडू के लिए ये संजीवनी था, और लौटकर वो गए तो उनके कार्यकर्ताओं में अपार जोश था कि फिर से बीजेपी से और प्रधानमंत्री से जो है संबंध सुधरने जा रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं, ये पूरी तरह से टूट गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हर व्यक्ति उनके साथ हो उनके खिलाफ हो, अगर वो कम्युनिकेशन चैनल खुला है, अगर वो बातचीत करने के लिए तैयार है, तो उसका जो टैलेंट है, उसकी जो प्रतिभा है, उसका इस्तेमाल करने से नहीं चूकते। उनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इसका राजनीतिक फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, या ये हमारा राजनीतिक विरोधी है या हमारा समर्थक है। वो उनको लगता है कि इससे क्या काम ले सकते हैं जो देश के हित में हो। तो कोरोना के दौरान उन्होंने संदेश भिजवाया। चंद्रबाबू नायडू ने मुख्यमंत्री रहते हुए एक संस्था बनाई थी, ग्लोबल फोरम ऑफ सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशंस। ये संस्था जो है वो इस तरह के प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करती है अलग अलग क्षेत्रों के लिए। तो चंद्रबाबू नायडू से कहा था, उन्होंने संदेश भिजवाया था कि फाइनेंस, इकॉनमी और हेल्थ सेक्टर के लिए अगले 25 साल की योजना बना कर दीजिए। और ये पेंडेमिक के दौरान ही ये प्रोजेक्ट बनकर प्रधानमंत्री के पास आ गया था। इस बात को टीडीपी के वरिष्ठ नेता कुटुंब राव ने स्वीकार किया कि ये इस तरह का संदेश आया था, इस तरह का प्रोजेक्ट बना। ये संस्था स्वायत्त संस्था है अब, लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने मुख्यमंत्री रहते हुए बनवाया था। चंद्रबाबू नायडू को अब ये भी लगता है कि उन्होंने अपने मुख्यमंत्रित्व काल के पिछले दोनों कार्यकालों में उन्होंने रूरल एरिया की उपेक्षा की। उनका ज़्यादा फोकस हैदराबाद पर रहा। पहली बार भी ये गलती की थी, दूसरी बार भी ये गलती की थी। अब अगर तीसरी बार मौका अगर मिलेगा तो वो संभलेंगे, सुधरेंगे कि नहीं, पता नहीं। लेकिन इतना तो साफ दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी चंद्रबाबू नायडू के साथ फिर राजनीति के लिए, फिर जो है संबंध या गठबंधन के लिए तैयार दिख रही है। होगा कि नहीं होगा अभी कुछ मालूम नहीं है। और क्यों बीजेपी ऐसा कर रही है? हालांकि बीजेपी के जो प्रभारी हैं सुनील देवधर बहुत अच्छे संगठन करता है। त्रिपुरा के चुनाव में जीत में उनकी बड़ी भूमिका रही बीजेपी को जिताने में। उनका कहना है कि ये संभव नहीं है, फिर से टीडीपी से बीजेपी का जो है गठबंधन नहीं हो सकता। और प्रधानमंत्री और चंद्रबाबू नायडू की मुलाकात पर उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण दुर्योधन से कई बार मिले थे। इसका ये मतलब नहीं कि वो दुर्योधन के साथ थे, दुर्योधन को ख़त्म करवाने का काम किया उन्होंने। तो अब इसके संकेत आप समझ सकते हैं, बड़े साफ हैं। लेकिन सवाल ये है कि आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू को ख़त्म करके बीजेपी को क्या मिलेगा? टीडीपी बीजेपी की प्रतिद्वंदी नहीं है। दरअसल तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में ज़मीन आसमान का अंतर है बीजेपी की दृष्टि से। तेलंगाना में बीजेपी बढ़ती हुई फोर्स है जो टीआरएस को, के चंद्रशेखर राव की पार्टी को चैलेंज कर रही है। और चैलेंज ऐसा कर रही है कि सीधी लड़ाई होने वाली है तेलंगाना में, लोकसभा विधानसभा दोनों में। विधानसभा पहले होगी 2023 में, 2024 में लोकसभा का चुनाव। लेकिन आंध्र प्रदेश में बीजेपी नहीं के बराबर है। नहीं के बराबर इसलिए कह रहा हूँ कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 4.13% वोट मिला था प्रधानमंत्री के कैंपेन के कारण, और विधानसभा में 0.8%। अब जिस पार्टी का जनाधार 0.8% या 4.18% भी मान लें तो उस पार्टी का कहीं कोई पूछने वाला है नहीं राज्य में। ये बड़ी स्पष्ट बात है। एक ज़माना था कि बीजेपी का शेयर 18% पहुंच गया था, लेकिन अविभाजित आंध्र प्रदेश में, तो उसमें तेलंगाना का हिस्सा ज़्यादा था। तो अब चूँकि तेलंगाना अलग हो गया है,
ठीक उसी तरह की स्थिति है जैसी संयुक्त बिहार में थी। बिहार में भी बीजेपी की असली ताकत झारखंड से आती थी। झारखंड में उससे ज़्यादा सीटें, ज़्यादा वोट मिलता था विधानसभा लोकसभा दोनों में, उसकी तुलना में बिहार में कम मिलता था। इसी तरह से आंध्र प्रदेश में था। लेकिन जब 18% पर पहुंची थी बीजेपी, लग रहा था कि अब बीजेपी आगे बढ़ सकती है, तीसरी प्लेयर कांग्रेस और टीडीपी के अलावा तीसरे खिलाड़ी के रूप में उभर सकती है, राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर सकती है। वेंकैया नायडू ने चंद्रबाबू नायडू से समझौता करा दिया। अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने जो समझौता कराया, तो केंद्रीय पार्टी ने यानी राष्ट्रीय पार्टी ने राज्य की इकाई की बात नहीं सुनी और आंध्र प्रदेश में बीजेपी के खात्मे का रास्ता खुल गया। उसके बाद से बीजेपी कभी आंध्र प्रदेश में उठ नहीं पाई। इसलिए बीजेपी के लोगों का मानना है कि चंद्रबाबू नायडू से समझौता करके हमको कुछ सीटें मिल सकती हैं, हम सत्ता में आ सकते हैं, अगर वो सत्ता में आते हैं तो साझेदार बन सकते हैं, लेकिन पार्टी कभी आगे नहीं बढ़ सकती। वही स्थिति है जो पंजाब में थी कि अकाली दल सत्ता में आएगा तो उसके साथ सरकार में आ सकते हैं, कुछ सीटें जीत सकते हैं, लेकिन हमारी पार्टी के विस्तार की, उसके भौगोलिक और सामाजिक विस्तार की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। लेकिन अब सवाल है कि क्या बीजेपी ऐसा करना चाहेगी, क्योंकि वहाँ जगन मोहन रेड्डी पूरी तरह से स्थापित हैं, उनका वर्चस्व है आंध्र प्रदेश में। जिस तरह की प्रचंड जीत हुई है उसके बाद किसी पार्टी के लिए लड़ाई में आना बड़ा मुश्किल है। कांग्रेस वहाँ भी हाशिए पर है। तो ऐसे में बीजेपी के सामने कोई रास्ता नहीं है, या तो फिर वो लड़ने के लिए लड़े और चुनाव में जो है उम्मीदवार खड़े करे और यही 2, 3, 4, 5% वोट से संतुष्ट हो जाए, या फिर अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश करे, और वो गठबंधन के जरिए ही हो सकती है फिलहाल जिस हालत में बीजेपी है। बीजेपी का अलायंस है एक और वहाँ की स्थानीय पार्टी से, जिसका नाम है जनसेना पार्टी। ये पवन कल्याण की पार्टी है, तेलुगु फिल्मों के अभिनेता हैं, उन्होंने पार्टी बनाई थी, बीजेपी के साथ अलायंस किया है, और इनकी पार्टी को 5.5-6% वोट मिला था पिछले चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, यानी बीजेपी से बहुत ज़्यादा। उनको लगता है कि अगर टीडीपी, बीजेपी और जनसेना ये तीनों मिलकर चुनाव लड़ें तो जगन मोहन रेड्डी को टक्कर दे सकते हैं, क्योंकि आप जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ इस बार एंटी इनकम्बेंसी भी होगी, जो पिछली बार नहीं थी, जो चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ थी, जिसका फ़ायदा जगन मोहन रेड्डी को मिला। तो इस वजह से बीजेपी पर जनसेना पार्टी का भी दबाव है कि चंद्रबाबू नायडू से अलायंस करना चाहिए। वैसे चंद्रबाबू नायडू का रिकॉर्ड भी लगभग मिलता जुलता है नीतीश कुमार से। नीतीश कुमार भी जो है 2 बार छोड़ चुके हैं बीजेपी को, और चंद्रबाबू नायडू भी। अटल बिहारी वाजपेयी की 1999 की सरकार में वो बाहर से समर्थन कर रहे थे, उनका स्पीकर था जीएमसी बालयोगी, जिनकी असमय मृत्यु हो गई, और उस समय उनकी गठबंधन सरकार में जो एनडीए की सरकार थी उसमें तूती बोलती थी, जो चाहते थे दिल्ली आते थे और अटल जी से करवा के चले जाते थे। उसके बाद 2004 में जब बीजेपी हारी लोकसभा चुनाव में, तो उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ दिया। उन्होंने कहा बीजेपी बहुत ही सांप्रदायिक पार्टी है। गुजरात दंगे के समय वो बीजेपी के साथ थे। 2004 में चुनाव के हार के बाद उनको बीजेपी सांप्रदायिक नज़र आने लगी। तो ये रवैया बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं उनका अक्सर रहता है कि जब तक बीजेपी उनके वोट में जोड़ने की स्थिति में रहती है तब तक बीजेपी उनको कम्युनल नहीं नज़र आती। जैसे ही वो ताकत उसकी घटती है वो उनको कम्युनल नज़र आने लगती है। तो अब चंद्रबाबू नायडू को फिर से, और याद कीजिए 2014 में चंद्रबाबू नायडू सत्ता से बाहर थे और वो तलाश कर रहे थे सत्ता में लौटने का रास्ता। नरेंद्र मोदी की उस समय की लोकप्रियता को उन्होंने पहचान लिया था। उनको समझ में आ गया था कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। अपनी ओर से पहल की और उन्होंने बीजेपी के साथ जाने का फैसला किया जब उनके सारे सेकुलर साथी उनको गाली देने लगे, उनकी आलोचना करने लगे। इस बार भी शुरुआत उन्होंने जो है ये रिपोर्ट वगैरह तो अलग चीज़ है, उससे सीधे राजनीतिक संबंध का लेना देना नहीं था, लेकिन अपनी पहल पर उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू जी का समर्थन किया बिना बीजेपी के समर्थन मांगे। यहाँ से कह सकते हैं कि बर्फ़ यहीं से पिघलना शुरू हुई।
यहाँ से संबंध का रास्ता खुला। दोनों पार्टियों में से बीजेपी की ओर से जो रुख कड़ा था उसमें नरमी आई, लेकिन ये नरमी गठबंधन तक जाएगी कि नहीं जाएगी मालूम नहीं। लेकिन सवाल फिर उठेगा कि उद्धव ठाकरे से बदला लेना है तो चंद्रबाबू नायडू से क्यों नहीं? ये सवाल किसी के मन में उठ सकता है, इसलिए कि उद्धव ठाकरे से बदला लेने की ताकत है, हिम्मत है, वो शक्ति है और वो इच्छा शक्ति भी है। चंद्रबाबू नायडू से बदला लेने की शक्ति ही नहीं है। बीजेपी चाहे भी तो उनका कोई नुकसान नहीं कर सकती सिवाय इसके कि उनके साथ गठबंधन करके उनको एक फील गुड फैक्टर दे सकती है, उनके कार्यकर्ताओं में उत्साह भर सकती है। बीजेपी के साथ आने से चंद्रबाबू नायडू को ये फ़ायदा होगा कि उनका कार्यकर्ता जो हताश होकर घर बैठ गया है वो घर से बाहर निकल आएगा और उसका फ़ायदा बीजेपी को भी मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसलिए ये विन विन सिचुएशन है दोनों के लिए। दोनों के लिए आपस में लड़ने का कोई फ़ायदा दोनों को नहीं है, लेकिन साथ चलने से दोनों को फ़ायदा है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि इस बात की प्रबल संभावना है कि आने वाले कुछ समय में चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी और बीजेपी में गठबंधन का ऐलान हो सकता है। तो जब तक नहीं होता तब तक इंतज़ार करते हैं। इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।